RJ Classes 2.0. नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास के साथ साथ में अब हम संविधान पढ़ेंगे। दोस्तों, सप्ताह में 2 वीडियो आपको संविधान के मिलते रहेंगे, बाकी आपका इतिहास कवर होता रहेगा। और स्टैटिक जीएस, हिंदी, तरन्नुम मैम तो आपको पढ़ा ही रही हैं। साथ में दोस्तों ये आपको संविधान की भी यात्रा करानी है, तो संविधान की आज से यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, देख रहे होंगे बोर्ड पर टाइटल भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत में संविधान ने कैसे जन्म लिया, कहाँ से इसकी नींव पड़ी, ये हम देखेंगे। कौन कौन से कानून बने जिससे भारत के संविधान को बल मिला, ये हम देखेंगे। दोस्तों, आप हमारे इतिहास के वीडियो में देख चुके होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत आई और कैसे अपना व्यापार फैलाती है, कैसे नियम बनाती है। दोस्तों, तो उस पर ना चर्चा करते हुए, जबकि भारत के संविधान में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है, ना चर्चा करते हुए हम सीधा भारत के संवैधानिक विकास पर आते हैं और उसमें देखते हैं कि भारत का संविधान किस रूप में विकसित हुआ। तो दोस्तों आइए, भारत का संविधान 2 भागों में बंटकर बना। एक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत 1773 से 1753 के बीच में विकसित हुआ। दूसरा दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत सरकार या भारत 1858 से 1947 के बीच में विकसित हुआ। दोस्तों, इसी के बीच में यदि हम अध्ययन करें तो भारत के संविधान के विकास में इस हिस्से का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये न्यू इसकी है, ये इसका बल है। दोस्तों, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो बहुत सारे नियम बनते हैं। दोस्तों, बहुत सारे नियम बनते हैं, उनमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसको आप रख लेंगे। ये जितने भी पॉइंट हमने लिखे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इनको पढ़ लेते हैं तो भारत के संवैधानिक इतिहास में से बाहर से एक पॉइंट नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, आप चाहें उसको मिलान के तरीके से पढ़ें या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं। चलिए, अब 1773 में एक एक्ट आता है, जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अब उसी के दोस्तों 9 साल बाद, उसी के 11 साल बाद दोस्तों, 73-84 11 साल के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अब दोस्तों इसी के 9 साल बाद एक चार्टर एक्ट आता है 1793। फिर दोस्तों 9 साल के बाद फिर हम आएंगे सीधा 20 साल बाद। दोस्तों, एक आता है चार्टर एक्ट 1813। फिर 20 साल बाद चार्टर एक्ट 1833। फिर 20 साल बाद चार्टर एक्ट 1853। दोस्तों, तो अब याद कैसे करेंगे इस अधिनियम को। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके 11 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर दोस्तों उसके 9 साल बाद दोस्तों चार्टर एक्ट 1793। फिर 20 साल बाद चार्टर एक्ट 1813। फिर 20 साल बाद चार्टर एक्ट 1853। फिर 20 साल बाद चार्टर एक्ट 1853 दोस्तों आता है। अब इस लाइन को आप रट लेंगे। अब इधर देख लेते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जब 1857 की लड़ाई होती है, 1857 की जब क्रांति होती है, उस समय दोस्तों कंपनी और ब्रिटेन सरकार में कुछ नियम तय होते हैं, कुछ एक दायरा तय होता है। उसके तहत दोस्तों आप देख रहे होंगे 53 और इधर 1858 के बीच का जो समय रहा है, उसमें सरकार मंथन करती है, कंपनी से बैठकर बातें करती है कि किस तरीके से अब भारत में सरकार चलानी है या भारत में कंपनी के क्या क्या अधिकार रहेंगे। ये दोस्तों उसके बीच मंथन होता है। ये हम इतिहास में आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 में आता है। उसके बाद दोस्तों भारत के संविधान में इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 आता है। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आता है। फिर भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों, ये सरकार और कंपनी के बीच की बात है, इतना हिस्सा। ये दोस्तों जो नीचे का हिस्सा है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आप ज्यों का त्यों रट लीजिए दोस्तों। जैसे इसमें लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1919 जो भारतीयों के लिए पहली बार सोचा गया, कानून बनाए गए। तो दोस्तों इसी के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है। 1935 आप रट लेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान यदि कहीं से है तो 1935 से ही लिया गया है। फिर अगस्त प्रस्ताव जो कि नेहरू द्वारा पेश होता है, ये 1940 में आता है दोस्तों। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आता है, रट लेंगे दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आती और माउंटबेटन योजना 1947, 46-47 के बीच में दोस्तों ये आता है। तो इसमें अब देखना क्या है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ज्यों का त्यों पूछ लिया जाता है, इसको आप ऐसे रट लेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट ज्यों का त्यों आता है 1784 में, इसको आप ऐसे रख लेंगे। तुरंत पूछा जाएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो 1784। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773। इधर दोस्तों पूछ लेते हैं भारत सरकार अधिनियम पहली बार कब बना, 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 का दोस्तों सबसे बड़ा योगदान क्या है, तो भारतीय संविधान। फिर पूछ लेते हैं कि अगस्त प्रस्ताव कब पास हुआ, 1940। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, 1942। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई, 1946। माउंटबेटन योजना भारत कब आई, 1947। इस तरीके से दोस्तों ज्यों का त्यों पूछ लेते हैं। अब इस कड़ी में दोस्तों हम रेगुलेटिंग एक्ट का अध्ययन करेंगे, ये क्या है, इसके तहत भारत में क्या हुआ, ये दोस्तों इसका हम अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। समय समय पर दोस्तों कंपनी के दोषों को सुधारने के लिए या कंपनी जो कर रही थी उनके नियमों में बदलाव करने के लिए कुछ एक्ट पास होते हैं। जो दोस्तों वो एक्ट पास होते हैं उन्हीं को चार्टर्ड एक्ट कहा गया दोस्तों। या फिर कह सकते हैं दोस्तों जब अंग्रेज भारत आते थे तो कुछ नियम बनाते थे, उन नियमों को भी हम चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं, और जिसमें भारत के साथ साथ में ब्रिटेन का हस्तक्षेप बहुत बड़ा होता था दोस्तों। यदि हम बात करें 1773 के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, जो दोस्तों ब्रिटिश पीएम या कह सकते हैं प्रधानमंत्री था, नाम था लॉर्ड नॉर्थ। क्या नाम था, लॉर्ड नॉर्थ। इनकी दोस्तों एक गुप्त समिति होती है, गुप्त समिति दोस्तों होती है। गुप्त समिति की सिफारिश पर एक एक्ट दोस्तों पास होता है। जब एक्ट पास होता है उस एक्ट को 1773 का दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों कहा गया और भारत भेजा गया। अब भारत में इसके तहत क्या हुआ ये हमें विस्तार तरीके से देखना है दोस्तों। याद कर लेंगे कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। उन्होंने एक गुप्त समिति बनाई और कहा कि कंपनी कैसा व्यवहार कर रही है भारतीयों के साथ या ब्रिटिश जनता या ब्रिटिश सरकार के साथ। तो गुप्त समिति कुछ सिफारिशें पेश करती है। जो सिफारिश से जो एक्ट बनता है उसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों नाम दिया गया। जब ये दोस्तों भारत आया उस समय क्या हुआ, आइए दोस्तों देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के समय दोस्तों जो कंपनी थी उसको दो मंडल देख रहे थे। जो कंपनी थी उसको दो मंडल देख रहे थे। उन दो मंडलों में दोस्तों एक मंडल आपका था निदेशक मंडल दोस्तों, एक निदेशक मंडल था। दूसरा स्वत्वधारी मंडल था। इसको दोस्तों बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको दोस्तों बोलते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। कभी कभी अंग्रेजी में लिखकर आ जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर दोस्तों इसको बोलते हैं। जो दोस्तों कंपनी होती है, कंपनी या कह सकते हैं कि भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी होती है उसकी कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव, स्वायत्तधारी मंडल करता है दोस्तों। स्वायत्तधारी मंडल करता है जिसमें 24 सदस्य होते हैं।
अब दोस्तों कंपनी में एक अध्यक्ष है और दूसरा उपाध्यक्ष है। इसका चुनाव निदेशक मंडल करता है दोस्तों। तो कंपनी को दो मंडल देख रहे थे, एक स्वायत्तधारी मंडल, एक निदेशक मंडल। इसको डायरेक्टर ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा गया, इसको दोस्तों कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर कहा गया। ये कंपनी की कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव करती है, जिसमें 24 सदस्य होते हैं। उनके दोस्तों अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव निदेशक मंडल करता है, याद रखना दोस्तों। इसी के साथ साथ में जब रेगुलेटरी एक्ट आया दोस्तों, तो जो ये 24 सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर अब दोस्तों 4 वर्ष कर दिया गया। 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। और ये सदस्य जो इसके कंपनी के हैं, जो सदस्य हैं दोस्तों, वो प्रतिवर्ष 1/4 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। 1/4 सदस्य दोस्तों अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। साथ साथ में दोस्तों ये भी देखना है कि जो निदेशक मंडल और स्वायत्तधारी मंडल हैं, स्वायत्तधारी मंडल ये सरकार के अंग हैं, राज्य सरकार के अंग हैं दोस्तों। यहाँ राज्य सरकार में बोल रहा हूँ, लेकिन आपको केंद्र सरकार से यहाँ पर मतलब रखना है। तो इतना दोस्तों को समझ में आ गया होगा। कंपनी को 2 मंडल देख रहे हैं, एक निदेशक मंडल, एक स्वायत्तधारी मंडल। स्वायत्तधारी कंपनी के कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव करता है, निदेशक मंडल उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनता है। इनका कार्यकाल दोस्तों 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया और प्रतिवर्ष 1/4 लोग अवकाश ग्रहण दोस्तों कर लेते हैं। आगे यदि हम दोस्तों बात करें तो जब रेगुलेटरी एक्ट आया 1773 में, उस समय, इसके पहले दोस्तों उस समय यहाँ पर प्रेसिडेंसियाँ स्थापित हो चुकी थी। तो 1726 में एक एक्ट आया था, 1726 में। उसमें दोस्तों एक बंगाल में कलकत्ता प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी, एक मुंबई दोस्तों, एक मुंबई प्रेसिडेंसी और एक मद्रास प्रेसिडेंसी। 1726 में यहाँ के राज्यपाल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1726 में कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मुंबई या मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार दिया गया दोस्तों, या कानून विधि बनाने की शक्ति दी गई, इस तरीके से लिखा मिल सकता है। ये दोस्तों आपको याद करना बहुत ज़रूरी है कि पहली बार कानून बनाने का अधिकार बंगाल, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी को दिया गया 1726 में। किसको? वहाँ के राज्यपाल को दोस्तों दिया गया। अब इसी के साथ साथ में दोस्तों यदि हम बात करें, जब रेगुलेटरी एक्ट आया 1773 में, तो कोलकाता प्रेसिडेंसी या कलकत्ता, मुंबई, बहुत ध्यान से दोस्तों देखेंगे, मद्रास, ये तीनों स्वतंत्र थीं दोस्तों, ये तीनों स्वतंत्र थीं। अब इसी दौरान एक एक्ट पास होता है कि अब मुंबई और मद्रास जो तीनों स्वतंत्र हैं, अब ये कोलकाता में मिला दी जाएं। अर्थात मुंबई, मद्रास, कोलकाता, अब ये तीनों हो गए। अब इन तीनों का संचालन देख रेख कोलकाता प्रेसिडेंसी देखी गई। साथ में दोस्तों ये भी कहा गया, जो बंगाल का गवर्नर है इसको अब गवर्नर जनरल बना दिया जाए। जो गवर्नर है इसको गवर्नर जनरल बना दिया जाए। वो महत्वपूर्ण व्यक्ति दोस्तों वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग। ये भी हम आपको इतिहास में पढ़ाएंगे, अब यहाँ पर सिर्फ इसका नाम सुन लीजिए दोस्तों। तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास एक हो गए, तो बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। साथ में दोस्तों वो प्रथम व्यक्ति वारेन हेस्टिंग था। तो अब कह सकते हैं कि प्रथम व्यक्ति गवर्नर जनरल बनने वाला भारत का कौन? तो वारेन हेस्टिंग था दोस्तों। अगला दोस्तों देख रहे हैं एक्ट 1774, मतलब रेगुलेटरी एक्ट 1774। ये दोस्तों जब आता है शुरुआत में तो 11 साल तक रहता है। तो 1774 की दोस्तों बात करते हैं। 1774 के तहत कलकत्ता में एक न्यायालय स्थापित किया गया दोस्तों, एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। सर्वोच्च
न्यायालय स्थापित किया गया दोस्तों 1774 में कलकत्ता में। उस समय दोस्तों यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश तो इम्फे थे दोस्तों। कौन थे? सर एलिजा इम्फे। सर एलिजा इम्फे ये मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। तीन और न्यायाधीश बनाए गए। उन तीनों के दोस्तों नाम देख लेंगे। एक का नाम चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। ये दोस्तों तीन न्यायाधीश बनाए गए। 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत। दोस्तों ये पूछा जाता है कि 1774 में जो कोलकाता में न्यायालय बना वो किस एक्ट के तहत बना? तो वो रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत बना। तो जो सर्वोच्च न्यायालय में जो यहाँ पर न्यायालय स्थापित हुआ पहली बार कोलकाता में, उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्फे। तीन उनके सहायक जो दोस्तों न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। ये दोस्तों याद कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में रेगुलेटरी एक्ट के तहत दोस्तों तय किया गया कि जितने व्यापारी बिना लाइसेंस व्यापार कर रहे हैं, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। उनको दोस्तों रोक दिया गया, आप बिना लाइसेंस कोई भारत में व्यापार नहीं करेगा, ये बात तय की गई दोस्तों। तो आपको दोस्तों ये 1773 बस इतने पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय बीत गया, 11 साल हो गए। अब आएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 दोस्तों जब भारत आया उस समय क्या हुआ, ये आपको देखना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक जो अधिकार थे उनको अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के जो राजनीतिक दोस्तों और आर्थिक आधार थे उनको अलग अलग कर दिया गया। और एक बात साथ में रखी गई, जहाँ जहाँ कंपनी का अधिकार है अब वो ब्रिटिश अधीन क्षेत्र कहलाएगा दोस्तों, ब्रिटिश अधीन क्षेत्र कहलाएगा। तो आइए देख लेते हैं। कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, रख लेंगे। कंपनी के राजनीतिक आर्थिक जो कार्य हैं अलग अलग कर दिए गए। जो आर्थिक है ये निदेशक मंडल देखेगा, निदेशक मंडल दोस्तों देखेगा। जो आर्थिक कार्य होंगे वो निदेशक मंडल देखेगा। और जो राजनीतिक कार्य हैं दोस्तों इनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा दोस्तों। ये आप रख लेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक अधिकार पहली बार किस एक्ट के तहत अलग हुए? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। आर्थिक अधिकार निदेशक मंडल, राजनीतिक अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा है दोस्तों। उस समय बंगाल को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब सोने की चिड़िया कहा जाता था तो देखा गया कि आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दोस्तों अलग कर दिए गए। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सर्वोच्च लोग बैठे हैं वो राजनीति कर रहे हैं और बाकी लोग दोस्तों आर्थिक अधिकार देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति के तहत उन सबको दोस्तों कंट्रोल किया जा सकता था। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। जहाँ जहाँ कंपनी थी, जहाँ जहाँ दोस्तों कंपनी का अधिकार था, जहाँ जहाँ दोस्तों कंपनी का अधिकार था वहाँ ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित किया गया। ब्रिटिश आधिपत्य
क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इससे पहले दोस्तों ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र नहीं कहा जाता था, सिर्फ औपनिवेशिक बात कही जाती थी और वो भारतीय क्षेत्र रहता था। लेकिन अब भारतीय क्षेत्र नहीं, अब जहाँ जहाँ कंपनी का अधिकार है उसको ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र के नाम से दोस्तों संबोधित किया गया। साथ में जो ब्रिटिश सरकार को दोस्तों एक और कार्य सौंपा गया, ब्रिटिश सरकार। अब ब्रिटिश सरकार दोस्तों कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रख रही है। दोस्तों जो कंपनी है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार कंपनी के कार्यों पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखना शुरू कर देती है। अब वो तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक अधिकार अलग अलग कर दिए गए। साथ में दोस्तों ब्रिटिश सरकार कंपनी के जितने कार्य हैं उनको अपने हाथ में ले रही है, क्योंकि अब अधिकारी यहाँ के भ्रष्ट हो चुके थे और वो सब अपनी जेब भर रहे थे। इसकी भनक ब्रिटेन तक पहुँची और वहाँ के जो सर्वोच्च लोग हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में दोस्तों इसको कर लिया। आगे दोस्तों इस एक्ट के द्वारा गवर्नर को पावर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा, कौन सा एक्ट दोस्तों? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर को शक्ति दी गई, गवर्नर को शक्ति दी गई यदि प्रांतीय सरकारें दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को के तहत गवर्नर को शक्ति दी गई यदि प्रांतीय सरकारें केंद्रीय शासन का अनुपालन नहीं करती हैं। यदि केंद्रीय शासन का अनुपालन नहीं करती हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाए। बर्खास्त करने का अधिकार, ये दोस्तों सवाल सीधा सीधा कई बार पूछा गया है कि प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार गवर्नर को किस एक्ट के तहत दिया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दिया गया। ये चीज़ दोस्तों आप कंटेस्ट कर लेंगे। इसके साथ साथ में दोस्तों आप विकल्प बनाने की भी आदत डालें। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्वयं लिखते हैं, स्वयं सॉल्व करते हैं तो ये कंटेस्ट हो जाएगा। फिर आपको कहीं पर भी जाने की या भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी की टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जितना हमने पढ़ाया है आप इसके ऑब्जेक्टिव बना लीजिए और पढ़ के एक बार वीडियो को सुन के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। फिर आपको कहीं पर टेस्ट सीरीज देने की या खरीदने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं का मूल्यांकन, स्वयं का मोटिवेशन। दोस्तों यदि आप स्वयं मोटिवेट हो रहे हैं और स्वयं अपना मूल्यांकन करना आपको आ गया तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो चीज़ निखर के आएगी जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। आइए दोस्तों फिर बात करते हैं भारत। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। जो लोग भारत में अंग्रेज, जो लोग भारत में तैनात थे या जिनकी नियुक्ति थी भारत में दोस्तों, इनके लिए अब इंग्लैंड में एक कोर्ट बनाया गया। उस समय ये व्याप्त हो रहा था कि भारत में जितने भी अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हो चुके हैं। वो अपनी जेबें भरने के लिए मनमाने तरीके से व्यापार कर इन पर दोस्तों सब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मनमाने कर लगा रहे हैं, मनमाने तरीके से व्यापार कर रहे हैं। तो उनके लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। तो जो इंग्लैंड के लोग या फिर जो भारत में अंग्रेज नियुक्त थे उनके लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। दोस्तों साथ में दोस्तों ये भी कहा गया पिट्स इंडिया के तहत कि अब कोई अधिकारी उपहार नहीं लेगा। अब देखिए दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे थे जो राजाओं से उपहार उनको मिला तो उपहार लेना कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन अब ये जबरन दोस्तों ज़मीनें, गांव, रियासतें छीनने लगे थे, जबरन हड़प ले रहे थे लोगों की संपत्तियां और दिखा देते थे कि ये उपहार में हमें मिला है। इसकी शिकायत जब ब्रिटिश सरकार तक पहुंची तो उस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक कानून बनाया गया कि अब कोई भी अधिकारी कोई उपहार नहीं लेगा। ये प्रतिबंध बना दिया गया दोस्तों। साथ में दोस्तों ये भी कहा गया यदि गवर्नर जनरल देसी राजाओं से, यदि कोई गवर्नर जनरल देसी राजाओं से युद्ध करे, क्या करे? युद्ध करे या संधि करे तो उसको कंपनी से इजाज़त लेना आवश्यक होगा।
ये साथ में कहा गया, यदि कोई अधिकारी देशी राजाओं से युद्ध करे या फिर दोस्तों संधि करे तो कंपनी से उसको इजाज़त लेनी पड़ेगी। आगे दोस्तों देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरीके से रट लेंगे। और यदि आप कहीं और पुस्तक कोई लेना चाहें या पुस्तक पढ़ना चाहें तो मैं यही कहूँगा कि मैं जीरो से आपको पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वही आपको दूंगा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी यदि आप कोई बुक लेना चाहें तो उसके लिए दोस्तों BL ग्रोवर, LP शर्मा, KC श्रीवास्तव, ये इतिहास के लिए। और यदि आप वनडे के लिए सिर्फ रहना चाहते हैं तो परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं दोस्तों, परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं, NCERT आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो बुक कभी यदि आप पूछेंगे तो हम सारी बुकों के नाम बता देंगे। फिर आइए दोस्तों देखते हैं। अब 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1793 का चार्टर एक्ट दोस्तों कंपनी के अधिकारों को, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकारों को दोस्तों 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को, आप दोस्तों जो नियंत्रक मंडल है, नियंत्रक मंडल के सदस्यों को अब भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा, वेतन दिया जाने लगा। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार अंग्रेज़ों को भारत से वेतन कब मिला? तो 1793 चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया और नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देना प्रारंभ हो गया। इसका प्रभाव दोस्तों पड़ेगा भारत में। दादा भाई नौरोजी जैसे लोग कहते हैं कि आप भारत का धन निकालते जा रहे हो, अपने देश लिए जा रहे हो। ये दोस्तों हम फिर पढ़ाएंगे, इतिहास जब उठाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। फिर ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में दोस्तों, वहाँ जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र था, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र या कह सकते हैं यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार था, वहाँ लिखित कानून बनने लगे, लिखित अधिनियम पास होने लगे दोस्तों। ये पहली बार हुआ 1793 चार्टर एक्ट के तहत कि भारत में भी अब लिखित अधिनियम या लिखित कानून पास होने लगे। और आप कह सकते हैं कि आधुनिक प्रशासन या आधुनिक संविधान की नींव भी, लिखित नींव भी यहीं से पढ़ना शुरू हो जाती 1793 चार्टर एक्ट के तहत दोस्तों। अब दोस्तों सभी कानूनों को अब एक और इसके तहत पास किया गया कि सभी कानूनों को, विनियमों को या विधियों को दोस्तों, विधियों को न्यायालय को व्याख्या करने का अधिकार, जैसा आज संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करता है, सर्वोत्तम न्यायालय करता है, वैसे 1773 चार्टर एक्ट के तहत सभी कानूनों या विधियों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दोस्तों दिया गया। अगला 1813 का राजलेख देखेंगे दोस्तों। 1813 का राजलेख एक देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 1813 का राजलेख 1813 का राजलेख दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। 1813 के तहत ईसाइयों को दोस्तों भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। 1813 राजलेख के अनुसार ईसाइयों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। अब दोस्तों जो व्यापार था, इस पर दोस्तों जो व्यापार था इसको सार्वजनिक जनों के लिए खोल दिया गया, मतलब सभी ब्रिटिश जनों के लिए खोल दिया गया दोस्तों। पहले कंपनी सिर्फ अकेले कर रही थी, अब सभी वहाँ पर ब्रिटिश जन उस व्यापार कर सकते हैं भारत के साथ, बस 2 व्यापार छोड़कर, एक चाय का दोस्तों और एक चीन के साथ, एक चीन के साथ व्यापार और दूसरा चाय का व्यापार कोई भी ब्रिटिश सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। वैसे कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके अब ब्रिटिश या सभी जनों के लिए खोल दिया गया दोस्तों। अगला दोस्तों
भारतीयों की शिक्षा पर, जो दोस्तों भारतीय थे, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई कि भारतीयों की शिक्षा जो रहेगी उस पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्चा किया जाएगा दोस्तों। साथ में जो स्थानीय स्वायत्तशासित संस्थाएं थीं उनको करारोपण की शक्ति दी गई। जो स्थानीय संस्थाएं थीं उनको दोस्तों करारोपण की शक्ति दी गई। तो 1813 का दोस्तों चार्टर एक्ट जो है वो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। आगे दोस्तों बात करेंगे 1833। ये दोस्तों 1833 का जो चार्टर एक्ट है इस पर दोस्तों हम बस 2 मिनट और बात कर लेते हैं। 1833 का राजलेख, 1833 का दोस्तों चार्टर एक्ट देख लेते हैं। अब दोस्तों पुनः 20 वर्ष के लिए कंपनी के अधिकार को इसको बढ़ा दिया गया। पुनः 1833 राजलेख के अनुसार 20 वर्ष के लिए पुनः दोस्तों कंपनी के अधिकारों को बढ़ा दिया गया। अब दोस्तों जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था दोस्तों, इसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे एकीकरण, भारत के शासन को एकीकृत करने की शक्ति मिल जाती है। अब भारतीय जो शासन प्रणाली है वो एक में मिल गई। पहले सिर्फ बंगाल का था, अब पूरे भारत का दोस्तों ये हो गया। अब भारत के लिए नियम बनेंगे। पहले सिर्फ बंगाल के लिए नियम बन रहे थे, अब भारत के लिए भी नियम बनेंगे। यहीं से दोस्तों कह सकते हैं अब हम भारतीय एक होना शुरू होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। साथ में इसी के तहत दोस्तों एक और एक्ट की बात करेंगे। संपूर्ण भारत पर कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया। कह सकते हैं संपूर्ण भारत पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल को अब कानून बनाने के लिए अधिकार दिया गया कि पूरे भारत के लिए गवर्नर कानून बना सकता है। और दोबारा दोस्तों 20 साल के लिए पुनः 1833 में कंपनी के कार्यों को बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए जो कानून संपूर्ण भारत के लिए बनेंगे, गवर्नर बनाएगा, उनको नियंत्रक मंडल को दोस्तों अस्वीकृत, नियंत्रक मंडल को अस्वीकृत करने का अधिकार हो गया है कि उसको चाहे तो अस्वीकृत कर दे और दोबारा अस्वीकृत करके एक नया कानून बनाए, वो लागू हो सकता है दोस्तों। ये 1833 का राजलेख। तो अब दोस्तों बहुत जो महत्वपूर्ण है तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों 1773 का जो रेट एक्ट है वो दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके तहत दोस्तों आप देखें निदेशक मंडल स्वैतधारी शासन आते हैं और कंपनी के जो सदस्य होते हैं कार्यपालिका के वो दोस्तों 1 वर्ष से 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिए जाते हैं। 24 सदस्य होते हैं। कलकत्ता 1774 में कलकत्ता में जो एक न्यायालय है उसकी स्थापना होती है जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे दोस्तों होते हैं। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण आपका राजलेख आता है कह सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत जो ब्रिटिश सरकार है वो कंपनी के कार्यों को अलग अलग बांट देती है और बहुत महत्वपूर्ण इसके लिए दोस्तों जो भारत में अंग्रेज़ तैनात हैं उनके लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की जाती है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में आप देखते होंगे कि जो 1793 का एक्ट आएगा उसमें देखते हैं दोस्तों जो भारत में अंग्रेज़ तैनात हैं उनका जो वेतन है वो दोस्तों आपको भारतीय राजस्व दिया जा रहा है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 1813 का जो राजलेख है ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ईसाइयों को धर्म प्रचार की शक्ति मिल जाती है कि वो आए धर्म प्रचार करें। साथ में वहाँ पर जो व्यापार होता है कंपनी का अधिकार होता है समाप्त कर दिया जाता है। चीन और चाय का व्यापार दोस्तों जो है वो कंपनी के पास रहता है, बाकी सारे सार्वजनिक हो जाते हैं। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का अधिकार भी इस एक्ट के तहत दिया जाता है दोस्तों 1813 एक्ट के तहत। अगला हम बात करेंगे 1833 का दोस्तों, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1833 में आपको दोस्तों देख रहे होंगे कि 20 वर्ष के लिए इसको पुनः बढ़ाया गया और
जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ये संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। संपूर्ण भारतीय जो गवर्नर जनरल है वो कानून बनाएगा जो पूरे भारत पर लागू होगा, उसको नियंत्रक मंडल बर्खास्त कर सकता है और दोबारा एक कानून बना के उस पर दोस्तों राज कर सकता है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8931901000 दोस्तों, इस पर आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका मैं प्रयास करूंगा जल्द से जल्द आपको उत्तर देने का। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा चैनल लग रहा हो कि हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे परिवार को बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब बटन बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।